नमस्कार। आराम से बैठ जाइए और वास्तविकता की हमारी समझ की अंतिम सीमाओं तक एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि आप आईने में देख रहे हैं। आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और आपका प्रतिबिंब विनम्रता से बायां हाथ उठाता है। सब कुछ सम्मिलित है, सब ठीक है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि एक दिन आपका प्रतिबिंब सिर्फ आपको दोहरा नहीं रहा है, बल्कि वह आपको आंख मारता है, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसा ही शायद पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है? क्या होगा अगर हमारी वास्तविकता एक विशाल ब्रह्मांडीय दर्पण है और उसमें मौजूद प्रतिबिंब अब मूल से मेल नहीं खा रहा है? आज हम एक विस्मयकारी और सटीक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का एक जुड़वांव है, एक प्रति ब्रह्मांड, एंटी यूनिवर्स, जो बिग बैंग के दूसरी तरफ मौजूद है। यह सिद्धांत सिर्फ आकर्षक नहीं है, यह हमारे सबसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। हम क्यों मौजूद हैं? डार्क मैटर क्या है? और समय की वास्तविक प्रकृति क्या है? यह महान समरूपता की एक कहानी है और कैसे इसका एक मामूली सा उल्लंघन ही संपूर्ण रहस्य की कुंजी हो सकता है। इस विचार के मूल को समझने के लिए हमें समय और स्थान के जन्म के क्षण में बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। मानक ब्रह्मांडीय मॉडल के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था। एक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी से वह सारी ऊर्जा और पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिससे हम जो कुछ भी देखते हैं वह बना है। भौतिकी हमें बताती है कि इस आदिम अग्नि में ऊर्जा को पदार्थ, मैटर, और प्रति पदार्थ, एंटी मैटर, को बिल्कुल समान मात्रा में उत्पन्न करना चाहिए था। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे हर कण के लिए उसका जुड़वां प्रतिकण, एंटी प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन, उत्पन्न होना चाहिए था। उनका द्रव्यमान समान होता है, लेकिन आवेश, चार्ज विपरीत। और यही पहली बड़ी पहेली सामने आती है। जब एक कण अपने प्रतिकण से मिलता है, तो वे विनाश, अनाहिलेशन करते हैं, शुद्ध ऊर्जा की एक चमक में गायब हो जाते हैं। अगर वे समान संख्या में होते, तो बिग बैंग के पहले ही क्षणों में ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ खुद को नष्ट कर देते और पीछे सिर्फ ठंडा विकिरण, रेडिएशन का सागर बचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मौजूद हैं। मैं ये शब्द बोल रहा हूं। आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश कण प्रतिकण के प्रत्येक अरब जोड़े के लिए पदार्थ का एक अतिरिक्त कण मौजूद था। यह नन्हा सा असंतुलन, एक अरब में एक, ही हमारे अस्तित्व का कारण है। लेकिन यह आया कहां से? पार्टिकल फिजिक्स का मानक मॉडल अपनी सभी सफलताओं के बावजूद इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता। यह ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या है, जिसे ब्रह्मांड की बैरियन असम्मिति, बैरियन एसिमेट्री के रूप में जाना जाता है। इसी को हल करने के प्रयासों में ही ब्रह्मांडीय दर्पण का विचार पैदा हुआ। तो आइए इस असंतुलन की समस्या में थोड़ा और गहराई से उतरे। कल्पना कीजिए एक पूरी तरह से संतुलित तराजू की। एक पलड़ी पर हम बिग बैंग से उत्पन्न हुए पूरे पदार्थ, मैटर को रखें, और दूसरे पर सारी प्रतिपदार्थ, एंटी मैटर को। सिद्धांत कहता है कि ये तराजू एकदम बराबर रहना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता हम देखते हैं वह इसके बिल्कुल विपरीत है। पदार्थ वाला पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी है। हमारी इस ब्रह्मांड में प्रतिपदार्थ, एंटी मैटर, लगभग न के बराबर है। हम इसे कण त्वरकों, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में कुछ पल के लिए बना सकते हैं, या यह कभी-कभी अत्यधिक खगोलीय घटनाओं में पैदा होता है। लेकिन ये आकाश गंगाओं या तारों का निर्माण नहीं करता। हमारा पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड केवल पदार्थ से बना है। यह सिर्फ एक छोटी सी सांख्यिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि यह हमारे संसार का एक मूलभूत गुण है। सोवियत भौतिक विज्ञानी और असंतुष्ट डिसिडेंट आंद्रेई सखारोव ने 1967 में ही 3 ऐसी शर्तें बताई थीं, जिनका प्रारंभिक ब्रह्मांड में पूरा होना जरूरी था, ताकि ऐसा असंतुलन पैदा हो सके। इसमें पहला है बैरियन संख्या, बारियन नंबर, के संरक्षण को भंग करने वाली प्रक्रियाएं, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अन्य कणों में बदलने देती है। दूसरा, मूलभूत समरूपताओं, फंडामेंटल सिमेट्रीज का उल्लंघन,
जिन्हें सी, सी और सीपी समरूपताएं कहा जाता है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और तीसरा, ऊष्मीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम का टूट जाना। समस्या यह है कि इन शर्तों के बावजूद भी हमारे ज्ञात भौतिकी के नियम पदार्थ के इस भारी अधिकता को समझा नहीं पाते। जो गणना हम करते हैं उसके अनुसार यह अधिकता बहुत कम है, जरूरत से कई गुना कम। यह ऐसा है जैसे आप पूरे महासागर के अस्तित्व को समझाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पास सिर्फ एक बूंद पानी हो। भौतिकविदों ने कई विचित्र एक्सोटिक सिद्धांत पेश किए हैं, जिनमें नए कण और नई तरह की अंतरक्रियाएं, इंटरैक्शंस शामिल हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है। समस्या जस की तस बनी हुई है। दुनिया खाली क्यों नहीं है? हम यहां क्यों हैं? मिरर यूनिवर्स, दर्पण ब्रह्मांड का विचार एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हो सकता है हम गलत जगह पर जवाब खोज रहे हों। हो सकता है असंतुलन कभी हुआ ही न हो। यह समझने के लिए कि यह सब कैसे मुमकिन है, हमें सममिति, सिमेट्री की बात करनी होगी। भौतिकी में सममिति केवल सुंदरता नहीं है, यह सिद्धांतों, थ्योरीज के निर्माण का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। सममिति का मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम में कोई निश्चित परिवर्तन या बदलाव करते हैं, तो उसे नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियम अपरिवर्तित रहते हैं। आइए उन तीन मुख्य असतत सममितियों पर विचार करें जो हमारी इस कहानी का आधार है। सबसे पहली है चार्ज सममिति, जिसे हम सी सममिति कहते हैं। ये सममिति कहती है कि यदि आप किसी भी भौतिक सिस्टम के सभी कणों, पार्टिकल्स को उनके प्रतिकणों, एंटी पार्टिकल्स से बदल दें, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन इत्यादि, तो यह नई प्रतिद्रव्य एंटी मैटर की दुनिया भी भौतिकी के उन्हीं नियमों का पालन करेगी। उदाहरण के लिए, एक प्रति हाइड्रोजन परमाणु जो एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर बनता है, उसे बिल्कुल सामान्य हाइड्रोजन परमाणु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसके ऊर्जा स्तर, विकिरण स्पेक्ट्रम, सब कुछ समान होना चाहिए। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि प्रकृति इस सममिति का सख्ती से पालन करती है। यह विचार बेहद स्वाभाविक और आकर्षक लगता था। ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड को दाएं और बाएं या धनात्मक और ऋणात्मक में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यह प्रकृति के नियमों की एक मूलभूत निष्पक्षता में विश्वास था। कल्पना कीजिए, आप दुनिया को एक जादुई चश्मे से देख रहे हैं जो सभी चार्जों को विपरीत चार्जों में बदल देता है। सी सममिति का दावा था कि इन चश्मों से देखी गई दुनिया हमारी दुनिया से जरा भी अलग नहीं दिखनी चाहिए और न ही अलग व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, इस शानदार थ्योरी का सामना एक ऐसे हठी तथ्य से हुआ जिसने यह दर्शाया कि इस ए आपात आदर्श सीमिंगली परफेक्ट तंत्र में भी एक कमी है। यही कमी पहला संकेत थी कि ब्रह्मांड का आईना उतना भी पूर्ण, परफेक्ट नहीं है जितना हम मानते थे। दूसरी मूलभूत समरूपता है पैरिटी या पी सिमेट्री। इसका संबंध स्थानिक व्युत्क्रमण, स्पेशल इन्वर्जन से है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बाइन और दाइनों के बीच की समरूपता है। कल्पना कीजिए कि आप कोई जटिल मशीन बना रहे हैं, मान लीजिए एक घड़ी। पी समरूपता यह दावा करती है कि यदि आप उस घड़ी की हूबहू दर्पण प्रतिलिपि मिरर इमेज बनाते हैं, जहां हर बाईं ओर की चीज दाईं ओर की चीज से बदल दी गई है, तो ये दर्पण घड़ी भी ठीक उसी तरह उन्हीं नियमों के तहत काम करेगी। हमारा सहज ज्ञान यही कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। भौतिकी के नियमों को इस बात से क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि हम बाएं हाथ की बात कर रहे हैं या दाएं हाथ की? गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व की शक्तियां वास्तव में इस समरूपता का पालन करती हैं। यदि आप सौर मंडल को दर्पण में देखेंगे तो ग्रह विपरीत दिशा में घूमेंगे, लेकिन केपलर और न्यूटन के नियम उनके लिए भी वैसे ही काम करेंगे। दशकों तक भौतिकविदों ने पी समरूपता को अटूट माना। हालांकि 1956 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भौतिक दुनिया की नींव हिला दी। चीनी मूल की अमेरिकी भौतिकविद
वू चिनशुंग वू चिनशुंग ने कोबाल्ट 60 के नाभिकों के बीटा क्षय बेटा डिके का अध्ययन करते हुए एक शानदार प्रयोग किया। उन्होंने उन्हें लगभग पूर्ण शून्य एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा किया और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखा ताकि नाभिकों के स्पिन को एक ही दिशा में संरेखित किया जा सके। फिर उन्होंने देखा कि क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन किस ओर निकलते हैं। यदि पी समरूपता बरकरार रहती तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा में और विपरीत दिशा में समान संभावना के साथ निकलने चाहिए थे, लेकिन परिणाम चकित कर देने वाला था। इलेक्ट्रॉनों का एक बड़ा हिस्सा केवल एक सख्ती से परिभाषित दिशा में ही निकल रहा था। दर्पण में परिलक्षित दुनिया हमारे जैसी व्यवहार नहीं कर रही थी। यह पता चला कि कमजोर परमाणु संपर्क, वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन, जो बीटा क्षय के लिए जिम्मेदार है, पी समरूपता का खुले तौर पर उल्लंघन करता है। ब्रह्मांड मौलिक स्तर पर बाएं और दाइयों के बीच अंतर करता है। यह ऐसा था मानो आपने पाया हो कि बाइयों हाथ से कसने वाला पेच दाइयों हाथ से कसने वाले पेच से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। ब्रह्मांड के दर्पण में यह पहली दरार थी। सी और पी समरूपताओं के टूटने की खोज विज्ञान जगत के लिए एक बड़ा झटका थी। ऐसा लगा मानो प्रकृति मनमानी कर रही है, पूरी तरह से असम्मित और अनियमित है। लेकिन भौतिक विज्ञानी हार मानने वाले नहीं थे। वे बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने एक नया विचार दिया, क्यों न इन दोनों टूटी हुई समरूपताओं को जोड़ दिया जाए। क्या होगा अगर हम दोनों परिवर्तनों को एक साथ लागू करें? इसे सीपी समरूपता कहा गया। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी भौतिक प्रक्रिया को लें, सभी कणों को एंटी पार्टिकल्स सी परिवर्तन से बदल दें और साथ ही उसे दर्पण में देखें, पी परिवर्तन, तो परिणामी नई प्रक्रिया भी उन्हीं नियमों का पालन करेगी। यह ऐसा था जैसे टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही हो। यदि सामान्य दर्पण पी टूट गया है और एंटी मैटर दर्पण सी भी दोषपूर्ण है, तो शायद एंटी मैटर मिरर परावर्तन सीपी अभी भी एकदम सही होगा। यह नई संयुक्त समरूपता कहीं ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी। इसने एक तरह का संतुलन बहाल किया। उदाहरण के लिए, मैडम वू के प्रयोग में यदि हम एंटी कोबाल्ट के नाभिक के क्षय का दर्पण प्रतिबिंब देखते, तो पॉजिट्रॉन, जो एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक वैसे ही निकलते जैसे हमारी दुनिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में सामंजस्य वापस आ गया है और सीपी समरूपता ही प्रकृति का सच्चा नियम है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसा कि हमें याद है, पदार्थ की अधिकता को समझाने के लिए सीपी समरूपता का टूटना सखारों की शर्तों में से एक है। यदि सीपी समरूपता पूर्ण होती, तो पदार्थ बनाने वाली प्रतिक्रियाओं की गति एंटीमैटर बनाने वाली प्रतिक्रियाओं की गति के बिल्कुल बराबर होती और कोई असंतुलन पैदा नहीं होता। लेकिन 1964 में भौतिक विज्ञानी जेम्स क्रोनिन और वैल फिच ने न्यूट्रल काउंस नामक विदेशी कणों के क्षय का अध्ययन करते हुए इस संयुक्त समरूपता में भी एक छोटा लेकिन अकाट्य उल्लंघन वायोलेशन खोज निकाला। पता चला कि सीपी दर्पण भी थोड़ा टेढ़ा है। इस खोज ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया और यह दुनिया की आदर्श समरूपता परफेक्ट सिमेट्री के विचार पर दूसरा और भी गहरा प्रहार था। लेकिन साथ ही इसने एक उम्मीद भी जगाई, क्योंकि यह उल्लंघन भले ही बहुत कमजोर था, हमारे अस्तित्व की व्याख्या के लिए ठीक वही था जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो सी समरूपता भंग हो चुकी है, पी समरूपता भी भंग है। यहां तक कि इन दोनों का संयोजन सीपी समरूपता भी थोड़ा बहुत भंग होती है। ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड विषमता और अपूर्णता पर ही खड़ा है। लेकिन भौतिक विज्ञानियों के पास एक आखिरी सबसे बड़ा दांव या इक्का बचा हुआ था। यह है तीसरी मौलिक समरूपता, समय उत्क्रमण समरूपता या टी समरूपता। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी भौतिक प्रक्रिया का वीडियो बनाकर उसे उलटी दिशा में चलाएंगे, तो भी जो कुछ आपको दिखाई देगा वह भौतिकी के नियमों का पालन करेगा। स्थूल मैक्रोस्कोपिक स्तर पर
ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। मेज से गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई कोई चाय की प्याली समय को पीछे करने पर भी खुद ब खुद वापस जुड़कर मेज पर नहीं कूद सकती। लेकिन मौलिक अंतःक्रियाओं और कणों के स्तर पर अधिकांश प्रक्रियाएं समय में उलटने योग्य, रिवर्सिबल होती हैं। उदाहरण के लिए, दो बिलियर्ड गेंदों की टक्कर को पीछे की ओर चलाने पर वह एकदम यथार्थवादी लगती है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और मजबूत नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वर्णन करने वाले भौतिकी के समीकरण नहीं बदलते यदि हम समय t को -t से बदल दें। हालांकि सीपी समरूपता की तरह ही यह पाया गया कि कमजोर नाभिकीय बल वीक इंटरैक्शन टी समरूपता का भी उल्लंघन करता है। न्यूट्रल काउंस से जुड़ी प्रक्रियाएं जब उन्हें उल्टे समय में चलाया जाता है तो उनकी घटित होने की संभावना सीधे समय की तुलना में थोड़ी अलग होती है। ऐसा लगता है कि सबसे मौलिक स्तर पर समय की भी एक पसंदीदा दिशा है। उसकी अपनी एक तीर, एरो ऑफ टाइम है। इस प्रकार तीनों असतत समरूपताएं सी, पी और टी व्यक्तिगत रूप से भंग पाई गई। ब्रह्मांड न तो कणों को प्रतिकणों से बदलने के लिए समरूप है, न ही दर्पण प्रतिबिंब के लिए और न ही समय उत्क्रमण के लिए। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी मूर्ति का दाहिना हाथ टूटा हो, बायां पैर टूटा हो और मूर्ति खुद भी झुकी हुई हो। लेकिन क्या होगा अगर हम इन तीनों परिवर्तनों को एक साथ देखें? अब हम समरूपताओं के इस पूरे वृत्तांत की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। यह है महान और शायद अटूट सी पीटी प्रमेय, सीपीटी थ्योरम। यह प्रमेय दावा करती है कि यदि आप किसी भी भौतिक प्रणाली पर एक साथ तीनों परिवर्तन लागू करते हैं, कणों को प्रतिकणों सी से बदलते हैं, दर्पण में प्रतिबिंबित पी करते हैं और समय को उलट टी देते हैं, तो भौतिकी के नियमों के अनुसार परिणामी प्रणाली मूल प्रणाली से बिल्कुल अलग नहीं पहचानी जा सकती। सीपीटी समरूपता केवल कोई अटकल या धारणा नहीं है, यह एक मौलिक प्रमेय है। इसे क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के तहत बहुत सामान्य और तार्किक मान्यताओं जैसे कि लॉरेंट्ज अपरिवर्तनशीलता अर्थात भौतिकी के नियम सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान है और कारणता कॉजैलिटी के आधार पर सिद्ध किया जाता है। आज तक कोई भी ऐसा प्रायोगिक प्रमाण नहीं मिला है जो सीपीटी समरूपता का खंडन करता हो। यह टूटी हुई समरूपताओं की दुनिया में व्यवस्था का हमारा अंतिम गढ़ है। यह कुछ ऐसा है जैसे आपके पास कोई विकृत या टेढ़ी वस्तु हो, लेकिन यदि आप उसे एक ऐसे कमरे में टेढ़े दर्पण में देखें जहां घड़ियां उल्टी चल रही हो, तो आपको कुछ पूर्ण दिखाई देगा। सीपीटी प्रमेय के बहुत गहरे निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, इससे यह पता चलता है कि किसी कण का द्रव्यमान और जीवन काल उसके प्रतिकण के द्रव्यमान और जीवन काल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इन मापदंडों में जरा सा भी अंतर आधुनिक भौतिकी के पतन का कारण बन सकता है। प्रयोगकर्ताओं ने प्रोटॉन और एंटीप्रोटॉन के द्रव्यमान को अविश्वसनीय सटीकता से मापा है और वे 1% के 2 अरबवें हिस्से तक बराबर पाए गए हैं। सीपीटी समरूपता हर जांच में खरी उतरती है और यहीं पर दर्पण ब्रह्मांड के सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक एक शानदार सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर यह समरूपता ब्रह्मांड के भीतर की अलग-अलग प्रक्रियाओं पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती हो? क्या होगा यदि हमारा यह ब्रह्मांड स्वयं एक बड़ी प्रणाली का केवल आधा हिस्सा है, जो समग्र रूप से सीपीटी समरूप है? कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट के भौतिकविदों, जिनमें नील टूरोक भी शामिल हैं, द्वारा प्रस्तुत यह विचार पूरे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को ही पलट देता है। उनकी परिकल्पना के अनुसार बिग बैंग किसी शून्य से हर चीज की शुरुआत नहीं था। इसके बजाय यह एक जोड़े के जन्म का क्षण था। हमारा ब्रह्मांड और एक एंटी ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड जो पदार्थ मैटर से भरा है, बिग बैंग बिंदु से समय में आगे की ओर चला और इसकी जुड़वां बहन एंटी ब्रह्मांड जो प्रतिपदार्थ एंटी मैटर से भरी है, हमारी नजर से उसी बिग बैंग बिंदु से समय में पीछे की ओर चलती है। कल्पना कीजिए
कि एक झील की सतह पर एक पत्थर फेंका गया है। जिस बिंदु पर पत्थर गिरता है, वहां से हर दिशा में लहरें फैलती हैं। अब कल्पना करें कि 4 आयामी स्पेस टाइम में बिग बैंग भी एक ऐसा ही बिंदु है, जिससे समय की एक दिशा में हमारा ब्रह्मांड फैलता है और ठीक विपरीत दिशा में उसका जुड़वां साथी। यह एंटी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड का सटीक सीपीटी प्रतिबिंब, सीपीटी रिफ्लेक्शन है। इसका अर्थ है, यह प्रति पदार्थ से बनी है, चार्ज स्लैश सी रूपांतरण। इसकी स्थानिक निर्देशांकें दर्पण की तरह पलटी हुई हैं, पैरिटी स्लैश पी रूपांतरण। और हमारे लिए इसका समय विपरीत दिशा में बहता है, टाइम स्लैश टी रूपांतरण। उस एंटी ब्रह्मांड में मौजूद एक काल्पनिक पर्यवेक्षक के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। उसके लिए उसका अपना ब्रह्मांड ही समय में आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, जबकि एंटी मैटर से बना हमारा ब्रह्मांड उसके लिए पीछे की ओर जा रहा है। इस तरह समय में आगे और पीछे की अवधारणाएं केवल सापेक्ष रिलेटिव बन जाती हैं। यह पूरा मॉडल वैश्विक संतुलन और समरूपता सिमेट्री को बहाल करता है। यह संपूर्ण दो घटक प्रणाली, जिसे हम मल्टीवर्स कह सकते हैं, सीपीटी समरूप, सीपीटी सिमेट्रिक और एकदम सही है। इसमें पदार्थ की अधिकता नहीं है, दोनों बराबर मात्रा में है, बस दो हिस्सों में विभाजित है। यह शून्य से पैदा नहीं हुआ। यह शून्य कुल ऊर्जा और शून्य बैरियन संख्या, बैरियन नंबर वाली एक प्राकृतिक अवस्था है। यह बस मौजूद है। आइए विस्तार से देखें कि यह परिकल्पना, हाइपोथेसिस, बेरियन विषमता की समस्या को कितनी सुंदरता से हल करती है। जैसा कि हमें याद है, पहेली यह थी कि बिग बैंग में उत्पन्न होने वाला सारा प्रतिपदार्थ, एंटी मैटर, कहां गायब हो गया। मानक तरीका, स्टैंडर्ड अप्रोच, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में किसी ऐसी भौतिक प्रक्रिया को खोजता है जिसने प्रतिकणों की तुलना में पदार्थ के कणों की एक बहुत ही छोटी अधिकता, एक्सेस, पैदा की हो। मिरर यूनिवर्स सिद्धांत कहता है, आप गलत जगह खोज रहे हैं। वहां कोई अधिकता नहीं थी, संतुलन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। पदार्थ और प्रतिपदार्थ का जन्म कढ़ाई से समान मात्रा में हुआ था। बस सारा पदार्थ दुनिया के हमारे हिस्से में आ गया और सारा प्रतिपदार्थ दूसरे हिस्से में चला गया। यह ऐसा है जैसे आप यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर केवल बर्फ क्यों है और आपको दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता ही न हो, जहां भी केवल बर्फ ही है। समस्या बर्फ बनने की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप केवल आधी तस्वीर देख रहे हैं। इस मॉडल में सखारोव की शर्तों के अनुसार नए विदेशी कणों, एक्सोटिक पार्टिकल्स या बेरियन संख्या का उल्लंघन करने वाले इंटरैक्शन को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिक्काल, स्पेस टाइम की संरचना, बिग बैंग से दुनिया के जन्म की यह दोहराव, ड्युअलिटी ही आवश्यक अलगाव प्रदान करती है। इस समाधान में अद्भुत सरलता और सुंदरता है, जिसे सैद्धांतिक भौतिकी, थियोरेटिकल फिजिक्स में हमेशा सराहा जाता है। शुरुआती ब्रह्मांड के मॉडल को अतिरिक्त चीजों से जटिल बनाने के बजाय यह बिग बैंग क्या है, इस पर हमारे नजरिए, यानी हमारे प्रतिमान, पैराडाइम को ही बदलने का प्रस्ताव करती है। बिग बैंग अब समय की पूर्ण शुरुआत नहीं रह जाता, बल्कि यह समरूपता का एक बिंदु बन जाता है, एक तरह की पहाड़ी की चोटी, जहां से दो जुड़वां दुनियाएं, ट्विन वर्ल्ड्स, अलग अलग दिशाओं में लुढ़क जाती हैं। इस तरह वह पहेली, जिसने ब्रह्मांड विज्ञानियों, कॉस्मोलॉजिस्ट्स को आधी सदी से भी ज्यादा समय तक परेशान किया, हो सकता है कि वह कोई पहेली हो ही नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना पर हमारे सीमित दृष्टिकोण का परिणाम हो सकती है। हम बस दर्पण, मिरर के एक तरफ रह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यह नहीं देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि यह प्रतिरूप ब्रह्मांड कैसा दिखता है। यह तो हमने जान लिया है कि यह प्रतिद्रव्य, एंटी मैटर से बना है। इसका मतलब है कि वहां प्रतितारे मौजूद हैं, जो प्रति फोटोनों से चमकते हैं, और प्रति गैलेक्सियाए प्रतिद्रव्य के केंद्रों के चारों ओर घूम रही है। अगर हम वहां कोई प्रोब, यान भेज पाते, तो वह हमारे किसी भी कण के संपर्क में आते ही तुरंत विलोपित, एनाहिलेट हो जाता।
लेकिन सबसे दिलचस्प है इसके स्थानिक, स्पेशल और लौकिक, टेम्पोरल गुण। यह हमारे ब्रह्मांड का पैरिटी परावर्तन, पी रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब है कि सभी कायरल या हस्तता, हैंडेडनेस गुण वहां उलटे हुए हैं। उदाहरण के लिए, हमारी दुनिया में प्रोटीन और जीवन बनाने वाले सभी अमीनो एसिड वामावर्त, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जबकि प्रति ब्रह्मांड में यदि कोई जीवन मौजूद है तो वह दक्षिणावर्त, राइट हैंडेड, प्रति अमीनो एसिड से बना होगा। दुर्बल अंतःक्रिया, वीक इंटरैक्शन, जो हमारी दुनिया में बाएं और दाएं के बीच अंतर करती है, वहां दर्पण की तरह काम करेगी। हमारी दुनिया में सभी न्यूट्रिनो वामावर्त होते हैं और सभी एंटी न्यूट्रिनो दक्षिणावर्त। प्रति ब्रह्मांड में यह विपरीत होगा। सभी एंटी न्यूट्रिनो वामावर्त होंगे और न्यूट्रिनो दक्षिणावर्त। यह उलटाव एक और बड़ी पहेली की कुंजी है, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे, यानी डार्क मैटर की पहेली। लेकिन इस ब्रह्मांड का सबसे चौंकाने वाला गुण है इसका समय। हमारे लिए यह समय पीछे की ओर बहता है। इसका क्या मतलब है? हमारे ब्रह्मांड के विस्तार पर बनी एक फिल्म की कल्पना कीजिए। आकाश गंगाएं फैलती है और एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़ती है। अगर हम प्रति ब्रह्मांड के जीवन पर फिल्म देख पाते, तो हम देखते कि प्रति गैलेक्सियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं और हमारी दृष्टि से उसकी एंट्रोपी घट रही है। हालांकि उसके निवासियों के लिए सब कुछ विपरीत होगा। उनके लिए उनकी अपनी एंट्रोपी बढ़ रही है और उनका समय आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा ब्रह्मांड एक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी में सिकुड़ रहा है। यह समय की प्रकृति और कार्य कारणता, कॉज़ैलिटी के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्न खड़े करता है। क्या समय की दिशा, एरो ऑफ टाइम, दुनिया का मौलिक गुण है, या यह केवल एक स्थानीय घटना है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन दोनों ब्रह्मांडों में से किस में मौजूद हैं? इस मोड़ पर आपके मन में एक तर्कसंगत प्रश्न उठ सकता है। क्या यह सब केवल एक आकर्षक गणितीय खेल, एक ऐसी सैद्धांतिक संरचना मात्र है जिसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना असंभव है? किसी भी अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी को ऐसी भविष्यवाणियां करनी चाहिए जिन्हें प्रयोगों के जरिए परखा जा सके। और मिरर यूनिवर्स, यानी दर्पण ब्रह्मांड थ्योरी के पास ऐसी भविष्यवाणियां मीम है। और ये भविष्यवाणियां सबसे मायावी और रहस्यमय कण न्यूट्रिनो से जुड़ी हुई है। कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार केवल बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो और दाएं हाथ के राइट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो ही मौजूद है। इनके दर्पण साथी दाएं हाथ के न्यूट्रिनो और बाएं हाथ के एंटी न्यूट्रिनो इस सिद्धांत में अनुपस्थित हैं। लेकिन सीपीटी सममित ब्रह्मांड, सीपीटी सममित यूनिवर्स का मॉडल उनके अस्तित्व की मांग करता है। यदि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एंटी ब्रह्मांड का दर्पण प्रतिबिंब है, तो सभी कणों के अपने दर्पण साथी होने चाहिए। इसका मतलब है कि दाइयों हाथ के न्यूट्रिनो भी मौजूद होने चाहिए। इस थ्योरी के लेखकों का मानना है कि ये बंध्य, स्टेराइल या दाएं हाथ के न्यूट्रिनो वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन ये अपने बाएं हाथ के साथियों की तरह कमजोर अंतःक्रिया, वीक इंटरैक्शन में भाग नहीं लेते और इसीलिए इन्हें खोजना बेहद मुश्किल है। वे हमारे संसार के साथ केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही अंतःक्रिया करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मॉडल इन कणों के द्रव्यमान का भी सटीक अनुमान लगाता है। गणनाएं दर्शाती हैं कि उनका द्रव्यमान बहुत बड़ा होना चाहिए, लगभग 10 की घात 14 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि प्रोटॉन से खरबों गुना ज्यादा भारी है। और अब हम सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। समरूपता, सिमेट्री के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी किए गए ये अति भारी, स्थिर और गुरुत्वाकर्षण से अंतःक्रिया करने वाले कण, डार्क मैटर, अज्ञात पदार्थ की भूमिका के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं। आइए एक पल के लिए विषय से हटकर याद करें कि डार्क मैटर क्या है। बैरियन असममिति, बैरियन एसिमेट्री के बाद यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की दूसरी सबसे बड़ी पहेली है। खगोलविदों ने पाया है कि आकाश गंगाएं बहुत तेजी से घूम रही हैं। बाहरी तारे भीतरी तारों की समान गति से चलते हैं
मानो पूरी आकाशगंगा एक ठोस डिस्क हो। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम के अनुसार केंद्र से तारा जितना दूर होगा, उसकी गति उतनी ही धीमी होनी चाहिए। इसे समझाने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि आकाशगंगा का दृश्यमान पदार्थ, यानी तारे, गैस और धूल, उसके कुल द्रव्यमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा किसी छिपे हुए अदृश्य पदार्थ का है, जिसे डार्क मैटर नाम दिया गया है। यह न तो रोशनी उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है और न ही परावर्तित। हम इसके अस्तित्व को सिर्फ दृश्यमान पदार्थ पर पड़ने वाले इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ही जान पाते हैं। यह एक अदृश्य गोंद, ग्लू की तरह काम करता है, जो आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूहों को एक साथ बांध कर रखता है। इसके बिना वे बस बिखर जाएंगे। भौतिक विज्ञानी कई दशकों से डार्क मैटर कणों को खोजने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई तरह के उम्मीदवार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें हल्के एक्सियोनन एक्सॉन्स से लेकर भारी विम्प्स डब्ल्यूएम्प्स वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स शामिल हैं। बड़े बड़े भूमिगत डिटेक्टर बनाए गए हैं, जो सामान्य पदार्थ के साथ इन कणों की दुर्लभ टक्करों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सभी खोजें व्यर्थ साबित हुई हैं और यह कई लोकप्रिय सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है। और इसी पृष्ठभूमि में मिरर यूनिवर्स की परिकल्पना आती है और कहती है, हम जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है। यह वही राइट हैंडेड न्यूट्रिनो है, जो ब्रह्मांड की वैश्विक समरूपता, ग्लोबल सिमेट्री को बहाल करने के लिए आवश्यक है। उनका अनुमानित द्रव्यमान, मैस और गुण खगोलीय अवलोकनों, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बैठते हैं। यह मॉडल डार्क मैटर को ठीक कैसे समझाता है? इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग, महाविस्फोट के समय इन अति भारी दाहिने हाथ के न्यूट्रिनो की एक विशाल मात्रा उत्पन्न हुई थी। चूंकि ये बहुत भारी और स्थिर होते हैं, मॉडल कहता है कि वे अन्य कणों में विघटित नहीं हो सकते, इसलिए वे आज भी मौजूद हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के अलावा किसी भी अन्य क्रिया में भाग नहीं लेते, इसीलिए ये पूरी तरह से अदृश्य या डार्क है। ये विशाल गुरुत्वाकर्षण हेलो, ग्रेविटेशनल हेलोस बनाते हैं, जिनके अंदर एक कोकून की तरह हमारी दिखाई देने वाली आकाशगंगाएं, विजिबल गैलेक्सीज बनती हैं। यह तस्वीर पूरी तरह से लैम्डा सीडीएम नामक मानक ब्रह्मांडीय मॉडल से मेल खाती है, जहां सीडीएम का मतलब है कोल्ड डार्क मैटर, शीत श्याम पदार्थ। कोल्ड शीत का मतलब है कि ये डार्क मैटर के कण शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत धीमी गति से चल रहे थे। इससे वे आसानी से गुच्छों में जमा हो सके और गुरुत्वाकर्षण के ऐसे कुएं बना सके, जिनमें बाद में सामान्य पदार्थ, ऑर्डिनरी मैटर, खींच कर आया। ये अति भारी दाहिने हाथ के न्यूट्रिनो ठीक ऐसे ही कोल्ड डार्क मैटर है। इस विचार की सबसे आकर्षक बात यह है कि यह मनगढ़ंत नहीं है। हमने डार्क मैटर को समझाने के लिए जानबूझकर कोई नया कण नहीं बनाया है। यह कण एक प्राकृतिक और अपरिहार्य परिणाम के रूप में सामने आता है, बस इस मांग के कारण कि संपूर्ण मल्टीवर्स, हमारा ब्रह्मांड और प्रतिब्रह्मांड स्लैश एंटी वर्ल्ड सीपीटी समरूप होना चाहिए। इस तरह डार्क मैटर अब एक अलग समस्या नहीं रह जाती, बल्कि यह एक बड़े समाधान का हिस्सा बन जाती है, जो पदार्थ और प्रतिपदार्थ, मैटर एंड एंटी मैटर के बीच की विषमता को भी समझाता है। ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी की दो सबसे बड़ी पहेलियां सैद्धांतिक सोच की एक ही शानदार छलांग से हल हो जाती है। यह एक बहुत ही मजबूत और आशाजनक सिद्धांत की निशानी है। यह सिर्फ मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल की कमियों को नहीं भरता, बल्कि यह दुनिया की एक बिल्कुल नई, गहरी और समरूप तस्वीर पेश करता है, जिसमें डार्क मैटर का अस्तित्व उतना ही स्वाभाविक है जितना कि हमारे अपने ब्रह्मांड का अस्तित्व। डार्क मैटर को समझाने के अलावा मिरर यूनिवर्स का यह सिद्धांत कुछ और भी बहुत ही विशिष्ट और जांचने योग्य भविष्यवाणियां करता है। इनमें से एक भविष्यवाणी उन साधारण
वामहस्त न्यूट्रिनो के द्रव्यमान मास से जुड़ी है, जिन्हें हम माप सकते हैं। हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत कम ही सही, लेकिन होता जरूर है। यह बात न्यूट्रिनो दोलन ऑसिलेशन के प्रयोगों में सिद्ध हो चुकी है, जहां यह देखा गया कि एक प्रकार का न्यूट्रिनो, जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या टाउ न्यूट्रिनो, उड़ते उड़ते दूसरे प्रकार के न्यूट्रिनो में बदल जाता है। यह परिवर्तन तभी संभव है जब उनका कुछ द्रव्यमान हो। हालांकि हमारी मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, यह भविष्यवाणी करती है कि न्यूट्रिनो भारहीन, मासलेस होते हैं। यह वास्तविकता के साथ मॉडल का एक और बड़ा विरोधाभास है। इसके विपरीत सीपीटी समरूपता पर आधारित ब्रह्मांड मॉडल न केवल यह भविष्यवाणी करता है कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होना चाहिए, बल्कि यह उनके कुल द्रव्यमान का एक सटीक मान भी देता है। यह मान हमारे हल्के वामहस्त न्यूट्रिनो और उनके अत्यधिक भारी दक्षिणहस्त राइट हैंडेड समकक्षों के बीच जटिल क्वांटम मैकेनिकल अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जो दरअसल डार्क मैटर बनाते हैं। इस अंतःक्रिया को सीसो मैकेनिज्म कहा जाता है। यह स्वाभाविक रूप से समझाता है कि हमारे न्यूट्रिनो इतने हल्के क्यों हैं, क्योंकि उनका दाहिना भारी साझेदार जितना अधिक भारी होगा, हमारा बायां हल्का न्यूट्रिनो उतना ही कम द्रव्यमान वाला होगा। थ्योरी भविष्यवाणी करती है कि तीनों प्रकार के न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का कुल योग लगभग 0.120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यह वह मान है जिसे भविष्य के खगोल विज्ञान संबंधी अवलोकन और प्रयोगशाला प्रयोग आसानी से माप सकते हैं। यदि भविष्य के मापन से पता चलता है कि न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का योग वास्तव में इतना ही है, तो ये पूरी अवधारणा के पक्ष में सबसे शक्तिशाली अप्रत्यक्ष प्रमाण, इनडायरेक्ट प्रूफ, बन जाएगा। यह वह दुर्लभ स्थिति होगी जहां प्रतिबिंब मूल से मेल नहीं खाता। हमारे ब्रह्मांड के सबसे हल्के कण का यह सूक्ष्म, मुश्किल से मापने योग्य द्रव्यमान मिरर वर्ल्ड में मौजूद उसके अत्यधिक भारी जुड़वां अस्तित्व का सीधा संकेत दे सकता है। इस सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी न्यूट्रिनो के स्वरूप से जुड़ी है। क्या न्यूट्रिनो वास्तव में अपना ही प्रतिकण है? जिन कणों का कोई अलग प्रतिकण नहीं होता, यानी जो खुद ही अपना प्रतिकण होते हैं, उन्हें इटालियन भौतिक विज्ञानी एटोर मायोराना के नाम पर मायोराना फर्मियन कहा जाता है। उन्होंने ही इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। इसके विपरीत यदि कण और प्रतिकण अलग अलग हों, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो उन्हें एडराक फर्मियन कहा जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल न्यूट्रिनो के लिए इस सवाल का जवाब नहीं देता है। हालांकि मिरर यूनिवर्स या दर्पण ब्रह्मांड का मॉडल स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करता है कि न्यूट्रिनो को मायोराना कण ही होना चाहिए। यह भविष्यवाणी न्यूट्रिनो के द्रव्यमान पैदा होने के उस तंत्र का सीधा परिणाम है जिसमें वे अपने दाएं हाथ वाले राइट हैंडेड सहयोगियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो फिर हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक काल्पनिक प्रक्रिया है जिसे न्यूट्रिनो रहित डबल बीटा क्षय, न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डिके कहा जाता है। कुछ परमाणु नाभिक सामान्य डबल बीटा क्षय से गुजर सकते हैं, जिसमें दो न्यूट्रॉन एक साथ दो प्रोटॉन में बदल जाते हैं और इस दौरान वे दो इलेक्ट्रॉन और दो एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया प्रयोगशालाओं में देखी गई है, लेकिन अगर न्यूट्रिनो वास्तव में मायोराना कण है, तो सैद्धांतिक रूप से एक और कहीं अधिक दुर्लभ प्रक्रिया संभव है। दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं, लेकिन उत्सर्जित एंटी न्यूट्रिनो तुरंत एक दूसरे के साथ विलोपित, एनाहिलेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कण और प्रतिकण एक ही हैं और इसीलिए वे नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस न्यूट्रिनो रहित क्षय की तलाश कर रहे हैं। यदि इसका पता चलता है, तो यह हिग्स बोसॉन की खोज के बराबर ही महत्वपूर्ण घटना होगी। यह सीधे तौर पर साबित कर देगा कि न्यूट्रिनो एक मायोराना कण है और इस प्रकार
उस सिद्धांत के पक्ष में एक और मजबूत तर्क बन जाएगा जो इसकी भविष्यवाणी करता है। इस खोज को कॉस्मिक किरणों से बचाने के लिए इसे गहरे भूमिगत प्रयोगशालाओं में अति शुद्ध सामग्री से बने विशाल डिटेक्टरों का उपयोग करके किया जा रहा है। अगर एक दिन यह क्षय डिके दर्ज हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि हमने दर्पण में झांक लिया है और अपने संसार का एक और गुण देख लिया है, जो उसके छिपे हुए जुड़वां द्वारा निर्धारित किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों से जुड़ी है, जो इन्फ्लेशन और गुरुत्वाकर्षण तरंगों से संबंधित है। मानक इन्फ्लेशन मॉडल बताता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड ने चरघातांकी रूप से तेजी से विस्तार का एक दौर देखा। इसी इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को सपाट किया, जिससे वह उतना ही समरूप और सपाट बन गया जैसा कि हम आज देखते हैं। इसने घनत्व के प्राथमिक उतार चढ़ाव को भी जन्म दिया, जिनसे आगे चलकर आकाशगंगाएं बनी। इन्फ्लेशन सिद्धांत की एक प्रमुख भविष्यवाणी यह है कि यह प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करता है, जो स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने में एक लहर की तरह है। ये अवशेष गुरुत्वाकर्षण तरंगे बिग बैंग की गूंज कहे जाने वाले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी विकिरण के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन में अपना निशान छोड़ती है। खगोलविद दक्षिणी ध्रुव पर BICEP/केक जैसे दूरबीनों का उपयोग करके इस संकेत को सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। हालांकि मिरर यूनिवर्स मॉडल ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस मॉडल में मानक इन्फ्लेशन क्षेत्र इन्फ्लेटन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय शुरुआती ब्रह्मांड के गुण, जिसमें उसकी सपाटता और समरूपता शामिल है, स्वयं सीपीटी सममित संरचना सीपीटी सममित स्ट्रक्चर द्वारा समझाए जाते हैं। यह मॉडल एक ठोस भविष्यवाणी करता है। इन्फ्लेशन से उत्पन्न होने वाली प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगें नहीं होनी चाहिए, या अधिक सटीक कहें, भविष्य में जिस सीमा तक हम उन्हें खोज सकते हैं, उनका आयाम उससे नीचे होना चाहिए। इस प्रकार हमारे पास असत्य साबित करने का एक स्पष्ट मानदंड है। यदि आने वाले वर्षों में प्रयोग प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाते हैं, तो यह मिरर यूनिवर्स सिद्धांत के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर खोज जारी रहती है और इन तरंगों के आयाम पर कठोर ऊपरी सीमाएं स्थापित होती हैं, तो यह सीपीटी सममित ब्रह्मांड विज्ञान सीपीटी सममित कॉस्मोलॉजी की स्थिति को मजबूत करेगा। यह विज्ञान के कार्य करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक सिद्धांत एक साहसिक, जोखिम भरी भविष्यवाणी करता है और उसका भाग्य भविष्य के अवलोकनों के परिणामों पर निर्भर करता है। हम एक अनोखे दौर में जी रहे हैं, जहां ब्रह्मांड के जीवन के पहले सेकंड में क्या हुआ था। इस सवाल का जवाब शायद हमारे जीवन काल में ही मिल सकता है। आइए इस अवधारणा की सुसंगतता और शक्ति का आकलन करने के लिए इसकी सभी भविष्यवाणियों को एक बार फिर से एक साथ रखें। पहला, यह बैरियोनन असममिति एसिमेट्री की समस्या को हल करती है और इसके लिए इसे किसी नए इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल हमारी ब्रह्मांड के सीपीटी समरूप जुड़वां सीपीटी सिमेट्रिक ट्विन के अस्तित्व को स्वीकार करती है। दूसरा, यह स्वाभाविक रूप से डार्क मैटर के लिए एक उम्मीदवार प्रदान करती है, एक अत्यंत भारी दाएं घूर्णन वाला न्यूट्रिनो सुपर हेवी राइट हैंडेड न्यूट्रिनो, जो समरूपता को बहाल करने के लिए एक आवश्यक तत्व है। तीसरा, यह सामान्य न्यूट्रिनो के कुल द्रव्यमान मैसेस का एक विशिष्ट मान बताती है, जिसकी पुष्टि भविष्य के प्रयोगों में की जा सकती है। चौथा, यह दावा करती है कि न्यूट्रिनो मेजोराना कण मेजोराना पार्टिकल्स हैं। इसकी जांच न्यूट्रिनो रहित दोहरा बीटा क्षय न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डिके की खोज करके की जा सकती है। और पांचवा, यह ब्रह्मांडीय स्फीति कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन से उत्पन्न होने वाली प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों प्राइमरी ग्रेविटेशनल वेव्स की अनुपस्थिति का अनुमान लगाती है। आज तक कोई भी अन्य सिद्धांत मौलिक समस्याओं की इतनी विस्तृत श्रृंखला को और इतने ठोस जांच योग्य भविष्यवाणियों के समूह को एक साथ पेश नहीं कर सका है।
यह सिद्धांत केवल एक समस्या का समाधान नहीं करता, यह कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों को समझने के लिए एक एकीकृत समग्र ढांचा यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह न्यूट्रिनो के सूक्ष्म जगत को आकाश गंगाओं गैलेक्सीज और डार्क मैटर के वृहद जगत से जोड़ता है। यह हमारे वर्तमान को बिग बैंग के शुरुआती क्षणों से जोड़ता है और यह सब एक सरल और गहरे सिद्धांत पर आधारित है, सीपीटी समरूपता का सिद्धांत, जिसे पूरे ब्रह्मांड पर लागू किया गया है। निश्चित रूप से यह अभी तक एक सिद्ध सिद्धांत नहीं है, यह गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन इसकी आंतरिक तर्क संगतता, इंटरनल लॉजिक, सुंदरता और भविष्यवाणी की शक्ति इसे आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी थियोरेटिकल फिजिक्स के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक बनाती है। यह हमें दुनिया को और उसमें अपनी जगह को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। अब जरा इस विचार के गहरे दार्शनिक और वैचारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड सब कुछ नहीं है। यह तो बस एक बड़ी और मौलिक रूप से सममित संरचना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का आधा हिस्सा है। यह हमारे ब्रह्मांड को उसकी अद्वितीयता के सिंहासन से नीचे उतारकर एक बड़े संपूर्ण के दो हिस्सों में से एक बना देता है। यह विचार प्राचीन दर्शन और द्वैतवाद डुअलिज्म की शिक्षाओं से मेल खाता है, यानी विपरीत चीजों का संघर्ष और मिलन, जैसे यिन और यांग, अराजकता और व्यवस्था। लेकिन यहां यह द्वैतवाद एक ठोस भौतिक रूप ले लेता है। पदार्थ और प्रतिपदार्थ, समय का आगे की ओर बहना और समय का पीछे की ओर बहना। पदार्थ से बना हमारा अस्तित्व कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि दो संभावनाओं में से एक के चयन का संयोग मात्र है। एक एंटी ब्रह्मांड में कोई एंटी भौतिक विज्ञानी यह सवाल पूछ रहा होगा कि उसका संसार पदार्थ के बजाय प्रतिपदार्थ से क्यों बना है। समय की अवधारणा कॉन्सेप्ट ही और जटिल हो जाती है। अगर एक ऐसा ब्रह्मांड मौजूद है जहां समय हमारे हिसाब से उल्टी दिशा में बहता है, तो ये समय को एक सर्वव्यापी एक तरफा नदी मानने की हमारी सहज धारणा को चुनौती देता है। हो सकता है कि समय का तीर एरो ऑफ टाइम एक स्थानीय घटना हो जो दोनों जुड़वां ब्रह्मांडों के भीतर ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स द्वारा निर्धारित होती है और अधिक मौलिक स्तर पर, यानी पूरे सीपीटी सममित मल्टीवर्स के स्तर पर, समय की कोई विशेष या निर्धारित दिशा है ही नहीं। बिग बैंग महाविस्फोट एक पूर्ण शुरुआत न रहकर एक द्विशाखन बिंदु बाइफर्केशन पॉइंट, एक समरूपता का बिंदु बन जाता है। यह उस असुविधाजनक प्रश्न को खत्म कर देता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। इसका जवाब यह हो सकता है, उससे पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत तरीके से पूछा गया है। बिग बैंग समय के भीतर हुई कोई घटना नहीं है। यह वह घटना है जिसने स्वयं समय को जन्म दिया, और वो भी एक साथ दो विपरीत दिशाओं में। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत इसका न्यूनतमवाद मिनिमलिज्म है। याद कीजिए, जब अन्य सिद्धांतों को मानक मॉडल की समस्याओं को हल करना पड़ा, तो उन्हें कितनी अतिरिक्त इकाइयां एंटिटीज जोड़नी पड़ी थीं। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की व्याख्या के लिए इन्फ्लेटॉन नामक एक नए स्केलर क्षेत्र स्केलर फील्ड की आवश्यकता होती है, जिसके गुण बहुत विशिष्ट होते हैं। डार्क मैटर को समझने के लिए विम्प्स या एक्सियन जैसे बिल्कुल नए, कभी न देखे गए कणों पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। बैरियोनिक विषमता बैरियन एसिमेट्री की व्याख्या के लिए भी संरक्षण कंजर्वेशन के नियमों को तोड़ने वाले नए अंतःक्रियाओं इंटरैक्शंस की जरूरत होती है। लेकिन मिरर यूनिवर्स का सिद्धांत इनमें से किसी भी चीज की मांग नहीं करता। यह मानक मॉडल के ज्ञात घटकों पर ही आधारित है। इसमें सिर्फ एक नया घटक जोड़ा गया है, दक्षिणावर्त न्यूट्रिनो राइट हैंडेड न्यूट्रिनो, और यह कण भी मनमाने ढंग से नहीं जोड़ा गया है। यह समरूपता सिमेट्री को बहाल करने के लिए आवश्यक है, और हमारे ज्ञात वामावर्त न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो का एक प्राकृतिक साथी है। यह अवधारणा उस सिद्धांत का पालन करती है जिसे ऑक्कम का उस्तरा ऑकम्स रेजर कहा जाता है।
आवश्यकता न होने पर संस्थाओं को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सिद्धांत एक साथ कई समस्याओं का सबसे मितव्ययी, इकोनॉमिकल और सुरुचिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। मौजूदा तस्वीर में नए विवरण जोड़ने के बजाय यह हमें उसी तस्वीर को एक अलग कोण से देखने के लिए कहता है, जिससे पता चलता है कि यह कहीं अधिक सरल और समरूप है, जितना हमें पहले लगा था। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है कि जो सिद्धांत सबसे सरल और सुंदर होते हैं, वे ही सबसे सही साबित होते हैं। कोपर्निकस का सिद्धांत टॉलेमी की जटिल एपिसाइकल प्रणाली से कहीं अधिक सरल था। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत ईथर के सिद्धांत की तुलना में अधिक सुरुचिपूर्ण था। हो सकता है इस मामले में भी सीपीटी समरूप बहुब्रह्मांड, सीपीटी समर्रिक मल्टीवर्स का विचार वह सरल और सुंदर कुंजी साबित हो, जो दुनिया की व्यवस्था को समझने में हमारे लिए अगला दरवाजा खोल देगी। अब हम इस सिद्धांत की संभावित चुनौतियों और कमजोरियों पर नजर डालते हैं। कोई भी सिद्धांत त्रुटिहीन नहीं होता और इसमें भी कुछ सवाल बाकी हैं। इनमें से एक सवाल बिग बैंग के केंद्र बिंदु से जुड़ा है। इस मॉडल में यह बिंदु एक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी बना रहता है। एक ऐसा केंद्र जिसकी घनत्व और तापमान अनंत है और जहां हमें ज्ञात भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। यह सिद्धांत समय की दो विपरीत दिशाओं में इस बिंदु के बाद क्या होता है, इसे तो खूबसूरती से समझाता है, लेकिन यह खुद उस शुरुआती बिंदु की व्याख्या नहीं करता। पूर्ण समझ के लिए हमें अभी भी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांत की आवश्यकता है, जो सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ सके। दूसरा सवाल उस प्रक्रिया या तंत्र, मैकेनिज्म से संबंधित है, जिसके कारण ये दोनों ब्रह्मांड अलग हुए और इसी तरह विकसित हुए। आखिर क्या वजह थी कि सारा पदार्थ, मैटर, हमारे ब्रह्मांड में आया और सारा प्रतिपदार्थ, एंटी मैटर, दूसरे में चला गया? सिद्धांत इसे सीपीटी समरूपता के परिणाम के रूप में मानता है, लेकिन इस विभाजन के विस्तृत गतिशील तंत्र, डायनामिक मैकेनिज्म पर काम होना अभी बाकी है। इसके अलावा भले ही इस सिद्धांत की भविष्यवाणियां काफी सटीक हैं, लेकिन इनकी जांच हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं की सीमा पर है। बिना न्यूट्रिनो वाले दोहरे बीटा क्षय, न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डिके की खोज एक बेहद जटिल प्रयोग है, जिसमें अभी कई साल लग सकते हैं। न्यूट्रिनो के कुल द्रव्यमान, मैस को पर्याप्त सटीकता के साथ मापना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यदि हम प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों, प्रीमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स का पता नहीं भी लगा पाते हैं, तो कुछ विशिष्ट मुद्रास्फीति मॉडलों, इन्फ्लेशनरी मॉडल्स के तहत भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी अकेला परीक्षण अपने आप में निर्णायक नहीं है। कई स्वतंत्र प्रयोगों के परिणामों की समग्रता ही इस सुंदर परिकल्पना की या तो पुष्टि कर सकती है या इसे खारिज कर सकती है। लेकिन यही तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का सार है, साहसिक विचारों की जांच करने के लिए लंबा और कठिन परिश्रम करना। आइए अब इस सिद्धांत की तुलना प्रारंभिक ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाले इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी स्फीतिकारी मॉडल, इन्फ्लेशनरी पैराडाइम से करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, स्फीति, इन्फ्लेशन, महाविस्फोट, बिग बैंग के शुरुआती पलों में एक अति तीव्र विस्तार की परिकल्पना करती है। यह कई ब्रह्मांडीय समस्याओं को शानदार ढंग से हल करती है। क्षितिज समस्या कि ब्रह्मांड के वे अलग-अलग क्षेत्र जिनके बीच सूचना का आदान प्रदान असंभव था, फिर भी समान तापमान क्यों रखते हैं? सपाटता समस्या कि हमारे ब्रह्मांड की ज्यामिति यूक्लिडियन ज्यामिति के इतने करीब क्यों है? और मोनोपोल समस्या कि हमें वे दुर्लभ भारी कण क्यों नहीं दिखते, जो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने चाहिए थे। हालांकि स्फीति की अपनी चुनौतियां भी हैं। पहला, इन्फ्लाटन नामक वह क्षेत्र जिसके कारण स्फीति हुई, उसकी प्रकृति पूरी तरह से अज्ञात है। दूसरा, ज्यादातर स्फीतिकारी मॉडल तथाकथित अनंत स्फीति, इटर्नल इन्फ्लेशन की ओर ले जाते हैं,
जो विभिन्न गुणों वाले अनगिनत बुलबुला ब्रह्मांडों बबल यूनिवर्सेस को जन्म देते हैं। यह इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से असिद्ध नॉन फॉल्सिफाइबल बना देता है। दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत, मिरर्ड यूनिवर्स थ्योरी, इनमें से कुछ समस्याओं का एक वैकल्पिक समाधान पेश करता है। उदाहरण के लिए, क्षितिज समस्या को तब हल किया जा सकता है जब हम यह माने कि पलटाव, बाउंस महाविस्फोट के क्षण से पहले संपीड़न कॉन्ट्रैक्शन का एक चरण था, जिसके दौरान पूरा ब्रह्मांड कार्य कारण संबंध कॉजल कनेक्शन में था। वहीं सपाटता और एकरूपता होमोजेनिटी सीपीटी सममित संरचना सीपीटी सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के स्वाभाविक परिणाम है। साथ ही दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत अनंत स्फीति की समस्या से ग्रस्त नहीं है और एक कहीं अधिक सीमित एवं पूर्वानुमानित परिदृश्य प्रिडिक्टिव सिनेरियो प्रस्तुत करता है। संक्षेप में, हम यहां दो अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों से निपट रहे हैं। स्फीतिकारी मॉडल हमारे संसार के गुणों की व्याख्या उसकी प्रारंभिक अवस्था में नई संस्थाओं और तंत्रों मैकेनिज्म्स को जोड़कर करने का प्रयास करता है, जबकि दर्पण ब्रह्मांड का मॉडल उन्हीं गुणों की व्याख्या समरूपता सिमेट्री के एक मौलिक सिद्धांत के आधार पर करने का प्रयास करता है, जो हमारे संसार को उसके अदृश्य प्रतिरूप इनविजिबल डबल से जोड़ता है। इन दोनों में से कौन सा सही साबित होगा, यह समय बताएगा। आइए हम अपने मूल रूपक दर्पण पर वापस आते हैं। हमने कहा था कि प्रतिबिंब अब मूल वस्तु से मेल नहीं खाता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि यह विसंगति नॉन कोइंसिडेंस ही असल सार है। ये कोई दोष नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक त्रुटिहीन दर्पण में देख रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ भी नया नहीं जान पाएंगे, सिवाय उसके जो आप पहले से ही जानते हैं। अब कल्पना करें कि दर्पण थोड़ा विकृत है। इन विकृतियों के स्वरूप से आप स्वयं दर्पण के गुणों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारी उपमा में हमारे ब्रह्मांड की सूक्ष्म लगभग नगण्य असम्मिति ही वे विकृतियां हैं, जो हमें वैश्विक सीपीटी सम्मित बहुब्रह्मांड मल्टीवर्स के गुणों के बारे में बताती हैं। काउंट के क्षय में सीपी सम्मिति का उल्लंघन, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड के हिस्से में पदार्थ प्रतिपदार्थ एंटीमैटर पर हावी हो सका। यह प्रकृति की कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए एक आवश्यक शर्त है। यह प्रति ब्रह्मांड एंटी यूनिवर्स में एक विपरीत प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से संतुलित है। न्यूट्रिनो का अति सूक्ष्म द्रव्यमान कोई यादृच्छिक स्थिरांक नहीं है, बल्कि यह उनके अत्यधिक भारी साथी कणों के अस्तित्व का प्रतिबिंब है, जिनसे डार्क मैटर बना है। जीवन की किरैलिटी चिरैलिटी, यानी हमारे सभी एमिनो एसिड का वामहस्त लेफ्ट हैंडेड होना, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि दुर्बल अंतःक्रिया द्वारा पी सम्मिति के उल्लंघन का परिणाम है, जिसका प्रति ब्रह्मांड में विपरीत संकेत अपोजिट साइन होता है। इस तरह हमारे जगत के सबसे मूलभूत और रहस्यमय गुण वास्तव में उसी कॉस्मिक दर्पण की सतह पर मौजूद वे जोड़ और दरारें हैं, जिनके सहारे हम वास्तविकता की पूर्ण सममित और कहीं अधिक भव्य तस्वीर को पुनः स्थापित कर सकते हैं। हम ही वह विसंगत प्रतिबिंब है, और इसी असंगति में ही रहस्य को सुलझाने की कुंजी छिपी है। इस सिद्धांत से हमें मल्टीवर्स बहुब्रह्मांड की अवधारणा पर भी विचार करने का मौका मिलता है। पिछले कुछ दशकों में भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में यह विचार बहुत लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसे आमतौर पर स्ट्रिंग थ्योरी या शाश्वत स्फीति इटर्नल इन्फ्लेशन से जोड़ा जाता है, जो भौतिकी के अलग अलग नियमों और स्थिरांकों वाले लगभग अनंत संख्या में ब्रह्मांडों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं। ब्रह्मांडों के इस परिदृश्य लैंडस्केप को सत्यापित करना बहुत कठिन है, और कई आलोचक इसे विज्ञान से हटकर मेटाफिजिक्स तत्वमीमांसा के क्षेत्र में जाने का दोष देते हैं। सीपीटी सममित मॉडल द्वारा प्रस्तावित मल्टीवर्स बिल्कुल अलग है। यह यादृच्छिक रैंडम लोकों का कोई अनंत समूह नहीं है, बल्कि यह एक सुस्पष्ट न्यूनतम मिनिमलिस्ट संरचना है, जिसमें दो घटक शामिल हैं: हमारा ब्रह्मांड
और इसका सटीक सीपीटी जुड़वाम। यह मल्टी यूनिवर्स नहीं, बल्कि बाय यूनिवर्स, द्विब्रह्मांड है। और इन्फ्लेशनरी लैंडस्केप के विपरीत यह मॉडल हमारे अपने ब्रह्मांड के गुणों के बारे में ठोस, सत्यापन योग्य भविष्यवाणियां करता है। हम सीधे एंटी यूनिवर्स को देख या उससे संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां अपनी प्रयोगशाला में इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। न्यूट्रिनो के गुणों का अध्ययन करके, न्यूट्रिनो रहित दोहरे बीटा क्षय की खोज करके और अवशेष विकिरण रेलिक रेडिएशन के मापदंडों को मापकर हम अनिवार्य रूप से पूरे बाय यूनिवर्स के गुणों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। यह मल्टीवर्स के विचार के लिए कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और उत्पादक दृष्टिकोण है। यह इसे दार्शनिक अटकलों के क्षेत्र से वापस सत्यापन योग्य भौतिकी में लाता है। शायद यह इस बात को समझने की दिशा में पहला कदम हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, बल्कि यह एक सुरुचिपूर्ण और सुव्यवस्थित द्वैत संरचना ड्यूअल स्ट्रक्चर का हिस्सा है और अनंत संख्या में यादृच्छिक दुनिया के समूह में खोया हुआ नहीं है। आइए कल्पना करें कि ऐसे द्विब्रह्मांड बाय यूनिवर्स का इतिहास कैसा दिख सकता है। जब समय t बराबर 0 पर महाविस्फोट बिग बैंग होता है, या शायद संकुचन कॉन्ट्रैक्शन के पिछले चरण से महाउछाल बिग बाउंस होता है। इस बिंदु से धनात्मक समय पॉजिटिव टाइम की दिशा में हमारा ब्रह्मांड फैलना और ठंडा होना शुरू करता है। इसमें वे सभी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम जानते हैं। कण, पार्टिकल्स और प्रतिकण इन एंटी पार्टिकल्स पैदा होते हैं, लेकिन सीपी समरूपता के उल्लंघन के कारण कणों की थोड़ी अधिकता होती है। प्रतिपदार्थ नष्ट हो जाता है। पीछे बैरियोनिक पदार्थ बैरियोनिक मैटर छोड़ देता है, जिससे तारे और आकाशगंगाएं बनती हैं। ब्रह्मांड डार्क एनर्जी की वजह से लगातार फैलता रहता है। ठीक उसी समय, उसी t बराबर 0 बिंदु से ऋणात्मक समय नेगेटिव टाइम की दिशा में प्रति ब्रह्मांड एंटी यूनिवर्स का विकास शुरू होता है। हमारे लिए उसका समय विपरीत दिशा में बहता है। वह भी अपने समय के सापेक्ष फैलता है, लेकिन वह प्रतिपदार्थ एंटी मैटर से बना होता है। उसमें भी बैरियनों की तुलना में एंटी बैरियनों की थोड़ी अधिकता होती है। उसमें एंटी आकाशगंगाएं और एंटी तारे बनते हैं। उसकी एंट्रोपी भी उसी की अपनी समय दिशा में बढ़ती है। यदि कोई परमेश्वर या काल्पनिक पर्यवेक्षक हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर समय से बाहर होकर इस दृश्य को देखे, तो पूरी तस्वीर बिल्कुल सममित सिमेट्रिकल दिखाई देगी। यह एक रेत घड़ी आवरग्लास की तरह है, जिसकी रेत एक ही समय में केंद्र से दोनों तरफ गिरती है। रेत यानी पदार्थ और प्रतिपदार्थ की कुल मात्रा स्थिर और शून्य के बराबर बनी रहती है। सिस्टम की कुल एंट्रोपी भी स्थिर रह सकती है, क्योंकि एक हिस्से में वृद्धि दूसरे हिस्से में होने वाली वृद्धि से संतुलित हो जाती है। यह पूरा विचार एक गहरा सौंदर्य शास्त्रीय आकर्षण और पूर्णता कंप्लीटनेस रखता है, जिसकी कमी मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में खटकती है, क्योंकि उसमें शुरुआती अवस्था अस्पष्ट है और समरूपताएं टूटी हुई है। और डार्क एनर्जी का क्या? यह ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की तीसरी सबसे बड़ी पहेली है। 90 के दशक के अंत में दूर के सुपरनोवा के अवलोकनों से पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा होने की उम्मीद थी, उसके बजाय वास्तव में तेज होता जा रहा है। इसे समझाने के लिए डार्क एनर्जी की अवधारणा पेश की गई। यह एक रहस्यमय पदार्थ है जिसका दबाव नकारात्मक होता है, जो पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से फैला हुआ है और गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है। आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा के कुल घनत्व का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। मानक मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल इसकी प्रकृति और इसके परिमाण वैल्यू के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। क्वांटम भौतिकी से इसके घनत्व की सैद्धांतिक गणना करने पर जो मान मिलता है, वह प्रेक्षित मान
ऑब्जर्व्ड वैल्यू से 120 परिमाण की कोटि 20 अधिक है। यह विज्ञान के इतिहास में सिद्धांत और प्रयोग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। क्या मिरर यूनिवर्स, दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत इस पहेली पर भी कोई प्रकाश डाल सकता है? सीधे तौर पर नहीं। अपने वर्तमान स्वरूप में यह डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में कोई विशिष्ट भविष्यवाणियां नहीं करता। हालांकि यह कुछ विचारों के साथ संगत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पूरे द्विब्रह्मांड बाय यूनिवर्स को एक एकल प्रणाली के रूप में देखते हैं, तो यह माना जा सकता है कि इसका कुल कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक, जो डार्क एनर्जी का वर्णन करता है, शून्य है, जो समरूपता सिमेट्री के दृष्टिकोण से सबसे स्वाभाविक होगा। और जो छोटा सकारात्मक मान हमें प्रेक्षित होता है, वह शायद एक प्रकार का उतार चढ़ाव का प्रभाव, फ्लक्चुएशन इफेक्ट हो सकता है, या दोनों ब्रह्मांडों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम हो सकता है। ये अभी केवल अटकलें हैं, लेकिन वे दर्शाती हैं कि नया प्रतिमान पैराडाइम इस तीसरी महान समस्या को हल करने के लिए भी नए रास्ते खोल सकता है। यदि हम डार्क एनर्जी को भी इस परिदृश्य में सफलतापूर्वक शामिल कर लेते हैं, तो हमें वह प्राप्त हो जाएगा जिसे भौतिक विज्ञानी सर्वस्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में सभी मूलभूत बलों और कणों का एक एकीकृत वर्णन। आइए वापस चलते हैं उन दायों हाथ वाले न्यूट्रिनोज, राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज की ओर, जिन्हें इस मॉडल में डार्क मैटर के कण माना जाता है। हम इन्हें बंध्य, स्टेराइल क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चार मूलभूत अंतःक्रियाओं, फंडामेंटल इंटरैक्शंस में से तीन में भाग नहीं लेते। ये हैं प्रबल, स्ट्रॉन्ग, दुर्बल, वीक, और विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल। ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हैं। इसी कारण इन्हें सीधे तौर पर पहचान पाना या इनका पता लगाना लगभग असंभव है। ये हमारे पृथ्वी और सूर्य के आर पार बिना कोई निशान छोड़े गुजर जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से बंध्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये सीसो मैकेनिज्म या झूले के तंत्र के माध्यम से सामान्य बाएं हाथ वाले न्यूट्रिनोज के साथ बहुत ही कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। यह इंटरैक्शन बेहद कमजोर है, लेकिन इससे एक दिलचस्प प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। डार्क मैटर बनाने वाले ये अति भारी दाएं हाथ वाले न्यूट्रिनोज बहुत बहुत धीरे धीरे विघटित, टिके हो सकते हैं। संभावित विघटन चैनलों में से एक है इनका एक सामान्य न्यूट्रिनो और एक फोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में विघटित होना। चूंकि इनका द्रव्यमान बहुत विशाल होता है, इसलिए विघटन से उत्पन्न उत्पादों की ऊर्जा भी बहुत अधिक होगी। यदि हम अंतरिक्ष की सभी दिशाओं से, विशेष रूप से हमारी आकाशगंगा के केंद्र गैलेक्टिक सेंटर से, जहां डार्क मैटर का घनत्व अधिकतम है, आने वाले ऐसे उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन या न्यूट्रिनो को रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो यह डार्क मैटर के विघटन का सीधा प्रमाण होगा। एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरीज जैसे कि फर्मी स्पेस गामा टेलीस्कोप, फेर्मी स्पेस गामा टेलीस्कोप, या अंटार्कटिका में स्थित आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटोरी, ठीक इसी तरह के सिग्नलों की तलाश में जुटी है। अभी तक डार्क मैटर के विघटन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। अगर ऐसा कोई सिग्नल मिलता है और विघटन उत्पादों की ऊर्जा मिरर यूनिवर्स मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाती है, तो यह इस सिद्धांत की एक वास्तविक विजय होगी, शायद प्रयोगशाला परीक्षणों से भी अधिक विश्वसनीय। एक सवाल जो मन में आ सकता है, अगर प्रतिब्रह्मांड एंटी यूनिवर्स समय में पीछे की ओर चल रहा है, तो क्या यह कार्य कारण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता? क्या इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य की जानकारी प्रतिब्रह्मांड से मिल सकती है? जवाब है नहीं। ये दोनों ब्रह्मांड कार्य कारण के स्तर पर जुड़े हुए नहीं हैं। ये केवल एक बिंदु पर मिले थे, महाविस्फोट, बिग बैंग के समय। उसके बाद इनके रास्ते अलग हो गए। इनके बीच कोई पुल या वर्महोल नहीं है। जानकारी महाविस्फोट की इस बाधा को पार नहीं कर सकती।
इसके अलावा समय में पीछे जाने की यह धारणा भी सापेक्ष रिलेटिव है। प्रति ब्रह्मांड में मौजूद किसी ऑब्जर्वर के लिए उसका समय आगे की ओर बढ़ रहा है और हमारा समय पीछे जा रहा है। उसका कार्य कारण सिद्धांत उसकी अपनी समय दिशा में काम करता है। उसके अतीत की घटनाएं उसके भविष्य को प्रभावित करती हैं। अपने दादा को मार डालने जैसा कोई विरोधाभास, पैराडॉक्स, यहां पैदा नहीं होता। इन दोनों दुनियाओं के बीच का संबंध बहुत ही सूक्ष्म है। यह सीधे सिग्नल या जानकारी के आदान प्रदान के स्तर पर नहीं है, बल्कि यह उन सामान्य नियमों और स्थिरांकों के स्तर पर है जो उनके संयुक्त जन्म के समय निर्धारित किए गए थे। इसे आप किसी मशीन के दो गियर की तरह समझ सकते हैं जो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। वे सीधे जानकारी का आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन उनकी गति एक समान होती है और एक सामान्य संरचना का पालन करती है। हमारे ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो के गुण प्रति ब्रह्मांड में मौजूद अपने पार्टनरों के बारे में जानते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां से कोई सिग्नल मिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ही क्वांटम यांत्रिकी प्रणाली का हिस्सा हैं, जिसे एक ही समीकरण द्वारा वर्णित किया गया है। यह एक बहुत ही बारीक और गहरा विचार है जो इस सिद्धांत को समय यात्रा की साधारण कल्पनाओं से अलग करता है। यह जानना दिलचस्प है कि समय में पीछे जाने वाले ब्रह्मांड का विचार कोई नया नहीं है। 20वीं सदी के 40 के दशक में महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने एक व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार प्रतिकण एंटी पार्टिकल असल में एक सामान्य कण ही है, लेकिन वह समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहा होता है। उदाहरण के लिए पॉजिट्रॉन को एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के रूप में देखा जा सकता है जिसकी विश्व रेखा वर्ल्ड लाइन स्पेस टाइम डायग्राम पर भविष्य से अतीत की ओर जा रही है। यह विचार मुख्य रूप से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्यूईडी में गणनाओं को आसान बनाने का एक गणितीय तरीका भर था, लेकिन इसने हमेशा वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को रोमांचित किया है। दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत, मिरर यूनिवर्स थ्योरी, मूल रूप से फेनमैन के इसी विचार को लेता है और इसे सिर्फ अलग-अलग कणों पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू करता है। यह इस अवधारणा को गणितीय औपचारिकता के दायरे से उठाकर भौतिक वास्तविकता का दर्जा देता है। हमारा ब्रह्मांड उन कणों से बना है जो समय में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि एंटी ब्रह्मांड उन्हीं कणों से बना है जो समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे हैं, जिसे हम प्रतिकणों के रूप में समझते हैं। यह अवधारणा जॉन व्हीलर के एक कण की परिकल्पना वन पार्टिकल हाइपोथेसिस से भी मेल खाती है। व्हीलर ने मजाक में सुझाव दिया था कि ब्रह्मांड के सभी इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो समय में अनगिनत बार आगे पीछे यात्रा कर रहा है। समय के हमारे समतल टेम्पोरल प्लेन को काटने वाले इसी इलेक्ट्रॉन को हम विभिन्न कणों के रूप में देखते हैं। बेशक दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत उतना क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन यह दुनिया की जटिलता और विविधता के पीछे छिपी हुई गहरी समरूपताओं और संबंधों को खोजने की उसी भावना को विरासत में लेता है। आइए कल्पना करते हैं कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जहां यह सिद्धांत पहले ही सिद्ध हो चुका है। भविष्य के प्रयोगों ने न्यूट्रिनो की मायोराना प्रकृति की पुष्टि कर दी है। उनके द्रव्यमानों का कुल योग माप लिया गया है और यह संख्या अनुमान के बिल्कुल अनुरूप है। खगोलविदों को भले ही प्राथमिक गुरुत्वाकर्षण तरंगे न मिली हों, पर हो सकता है कि उन्होंने डार्क मैटर के क्षय से आ रहे किसी संकेत को रिकॉर्ड कर लिया हो। ऐसे में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया यानी विश्व दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? पहला बदलाव यह होगा कि हमें मूलभूत भौतिकी का लगभग एक संपूर्ण और परिपूर्ण वर्णन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल का विस्तार होगा, उसे पूरक किया जाएगा और इसकी तीन सबसे बड़ी पहेलियां, पदार्थ और प्रतिकण की विषमता, डार्क मैटर का रहस्य और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान, एक ही एकीकृत अवधारणा के तहत सुलझ जाएंगी। यह उपलब्धि उतनी ही बड़ी होगी जितनी 70 के दशक में स्टैंडर्ड मॉडल की रचना थी। दूसरा, ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा कहीं ज्यादा विचित्र मगर साथ ही अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। हम जान जाएंगे कि हमारी दुनिया असलियत के केवल दो हिस्सों में से एक है।
हमें पता चलेगा कि एक ऐसा दर्पण संसार मिरर वर्ल्ड भी मौजूद है जो एंटी मैटर से बना है और जहां समय विपरीत दिशा में बहता है। शायद इस ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई सीधा व्यावहारिक उपयोग न हो, लेकिन यह हमारे अस्तित्व की दार्शनिक समझ को जड़ से बदल देगा। हम खुद को एक विशाल, पूरी तरह से समरूप, सिमेट्रिकल संरचना के एक अभिन्न अंग के रूप में पहचानेंगे। संभव है कि इसका प्रभाव हमारी कला, संस्कृति और धर्म पर भी पड़े, जैसा कि कभी कोपरनिकस के सिद्धांतों या डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने किया था। यह जानकारी कि हमारे ब्रह्मांड का एक उल्टा पहलू भी है, हमें जीवन की उत्पत्ति से लेकर अंतरिक्ष के अंतिम भाग्य तक हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऐसे द्विब्रह्मांड का अंतिम परिणाम क्या होगा? हमारा ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, तेजी से फैल रहा है और संभावना है कि इसका अंत ऊष्मीय मृत्यु, हीट डेथ, में होगा। यह अधिकतम एंट्रोपी की वह स्थिति है जब सभी तारे बुझ जाएंगे, ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ एक ठंडा, अंधकारमय और खाली अंतरिक्ष जिसमें केवल दुर्लभ कण बिखरे होंगे। अब सवाल है कि प्रति ब्रह्मांड, एंटी यूनिवर्स का क्या होगा? उसके निवासियों के लिए अपने समय के अनुसार उनका भी यही हश्र होगा। लेकिन हमारे लिए, जो बाहर से देख रहे हैं, उसका विकास महाविस्फोट, बिग बैंग, के बिंदु की ओर संकुचन, सिकुड़ना के रूप में दिखाई देता है, जहां एंट्रोपी घटती जा रही है। यह एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। हो सकता है कि यह पूरा द्विब्रह्मांड समग्र रूप से स्थिर, स्टेशनरी या चक्रीय, साइक्लिक हो। यह संभव है कि महाविस्फोट का क्षण न केवल जन्म का बिंदु है, बल्कि प्रति ब्रह्मांड के लिए मृत्यु का बिंदु भी है, और इसके विपरीत भी सत्य है। ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ चक्रीय मॉडल यह सुझाव देते हैं कि विस्तार के चरण के बाद संकुचन का चरण आता है, जो एक नए महाविस्फोट के साथ समाप्त होता है। हमारी इस परिकल्पना के संदर्भ में हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड और प्रतिब्रह्मांड एक ही शाश्वत चक्र के बस ये दो चरण हों। हमारा ब्रह्मांड इस कॉस्मोस का श्वास छोड़ना है और प्रतिब्रह्मांड इसका श्वास लेना है। वे क्रमिक रूप से एक दूसरे का स्थान नहीं लेते, बल्कि एक ही समय में मौजूद होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू जो वास्तविकता के शाश्वत अस्तित्व और पुनर्जन्म को सुनिश्चित करते हैं। बेशक, यह विचार अब कठोर विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर अधिभौतिक अटकलों, मेटाफिजिकल स्पेक्युलेशंस, के क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले महान सिद्धांतों के मेल पर ही ऐसी कल्पनाशील अवधारणाएं जन्म लेती हैं। निष्कर्षतः मिरर यूनिवर्स, दर्पण ब्रह्मांड का सिद्धांत आधुनिक मूलभूत विज्ञान में सबसे सुंदर, साहसी और आशाजनक विचारों में से एक है। यह केवल एक नहीं, बल्कि भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की कई गहरी पहेलियों का समाधान प्रस्तुत करता है, जिसकी नींव समरूपता, सिमेट्री, के सबसे मूलभूत सिद्धांत पर टिकी है। यह सिद्धांत दावा करता है कि हमारे जगत में जो असंतुलन और विषमता, असिमेट्री, हमें दिखाई देती है, वह केवल एक भ्रम है जो हमारे स्थानीय दृष्टिकोण के कारण पैदा हुआ है। लेकिन जब हम पूरी तस्वीर को समग्रता में देखते हैं, तो हमें एक आदर्श, सीपीटी सममित व्यवस्था दिखाई देती है। इसमें हमारा ब्रह्मांड और इसका प्रतिमित्र, एंटी पार्टनर, जो समय में विपरीत दिशा में गतिमान है, एक ही पूर्ण इकाई के दो पूरी तरह से संतुलित हिस्से हैं। यह सिद्धांत न्यूट्रिनो, डार्क मैटर और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के गुणों से संबंधित कई विशिष्ट, परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है। आने वाले दशकों के प्रयोगों और अवलोकनों में ही इसका भाग्य तय होगा। भले ही यह अंततः सही साबित हो या न हो, इसने पहले ही अपनी भूमिका निभा दी है। इसने हमें दुनिया के बुनियादी आधारों, समय की प्रकृति, पदार्थ, मैटर और समरूपता को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर किया है। इस सिद्धांत ने यह दिखाया है कि कभी-कभी सबसे जटिल पहेली को हल करने के लिए नई जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे केवल दर्पण में देखने की जरूरत होती है। और संभवतः सत्य उसी विकृत,
असमान प्रतिबिंब में छिपा हुआ है। तो हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के केंद्र तक का सफर किया और देखा कि कैसे एक सरल लेकिन शानदार विचार इन पर रोशनी डाल सकता है। ब्रह्मांड एक आईने जैसा निकला और सबसे चौंकाने वाली खोज यह है कि इसकी अपूर्णता, इसकी विषमता, इसका प्रतिबिंब से मेल न खाना, यह कोई कमी या दोष नहीं है, बल्कि यह तो समझने की असली कुंजी है। हम आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यह मेल नहीं खाता। यही अंतर हमें डार्क मैटर की छिपी हुई प्रकृति की ओर इशारा करता है और यही सबसे मायावी कण, न्यूट्रिनो, के नगण्य द्रव्यमान को भी निर्धारित करता है। बिग बैंग के दूसरी तरफ मौजूद प्रतिब्रह्मांड, एंटी यूनिवर्स, जो हमारा सीपीटी जुड़वांव है, की परिकल्पना इस पूरे प्रतीत होने वाले अराजकता को एक संपूर्ण क्रम में बदल देती है। यह हमें बताती है कि हमारा संसार केवल आधा सच है, सिक्के का एक ही पहलू है, और दूसरे पहलू पर एक ऐसा ही समानांतर संसार है जो एंटी मैटर से बना है, जहां समय उलटी दिशा में बहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि या खंडन होना अभी बाकी है, लेकिन इसने पहले ही वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। इसने दिखाया है कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना कितनी गहन, विचित्र और अद्भुत हो सकती है। दुनिया की संरचना पर विचार करते हुए मेरे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपको सोचने के लिए कुछ सामग्री और एक शांत नींद देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि झात की सीमाओं तक पहुंचने वाली हमारी नई यात्राओं को आप मिस न करें। और अब आपके लिए मेरा मुख्य प्रश्न, आपके अनुसार उस ब्रह्मांडीय आईने के दूसरी ओर क्या है? क्या वहां हमारा कोई एंटी प्रतिरूप मौजूद है जो उलटे समय में जी रहा है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। शुभ रात्रि।